हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द 1000 एमसीक्यू सीरीज। ये जो मैंने 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की है, उस पर आज मेरा ये फोर्थ लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट के जो तीनों लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे। वैसे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो 1000 क्वेश्चंस की जो एमसीक्यूज है, इसमें आपको केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, और ये जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। इन क्वेश्चन को करने से आपके जो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो जाएंगे ही, प्लस जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट्स की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एमसीक्यूज बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, राइट। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, तो मैंने इस चैनल पे, ये जो चैनल है मेरा, इस पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, राइट। और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो नोटिफिकेशन बेल है नीचे, इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, मेरा एक सेपरेट वीडियो है इस टॉपिक पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है उसके दो बेसिस होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा मैं आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा बता देती हूँ, तो आप ये क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। कौन कौन से बेसिस होते हैं? एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस, ठीक है। दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस को मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, कैश बेसिस में क्या कहा गया है? कैश बेसिस वो सिस्टम है अकाउंटिंग का, वो बेसिस है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन द कैश, नाम क्या है? कैश बेसिस, यानी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और व्हेन द कैश इज पेड। जब कोई भी कैश रिसीव हो या जब किसी भी कैश का पेमेंट करें, तभी उस ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है कैश बेसिस में, ठीक है। दूसरा क्या है? अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस क्या कहता है कि इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन इट इज अर्न। कोई भी इनकम है, कोई भी रेवेन्यू है, इसको कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन इट इज अर्न, या व्हेन इट इज अकर्ड, या व्हेन इट इज अक्रूड, ठीक है। जब इनकम अक्रू हुई, जब इनकम अर्न की गई, तब रिकॉर्ड किया जाता है। भले ही उसका पेमेंट हमें जो रिसीव हो रहा है वो भले ही हफ्ते भर बाद रिसीव हो रहा है, एक महीने बाद रिसीव हो रहा है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन इट इज अर्न, जब उसे अर्न किया गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए कुछ क्रेडिट पे सेलिंग की, क्रेडिट पे सेलिंग की, ठीक है। तो क्रेडिट पे अगर उधार पे सेलिंग की है, ठीक है, तो सेल्स अकर हुई है, ठीक है, तो उसको हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मैटर नहीं करता कि उस सेलिंग का जो पैसा है वो एक हफ्ते बाद आ रहा है कि 10 दिन बाद आ रहा है कि 15 दिन बाद आ रहा है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है अक्रूवल बेसिस में। ये भी कहा गया है कि जो खर्चे हैं, एक्सपेंस है, वो कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन इट इज इनकर, खर्चा जब किया तब रिकॉर्ड करेंगे। भले उस खर्चे का पेमेंट हम एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद कर रहे हैं, 3 हफ्ते बाद कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये बात किसमें की कही गई है? ये कही गई है अक्रूवल बेसिस में। अक्रूवल बेसिस का दूसरा नाम क्या है? मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन अब आसानी से कर लेंगे। वीडियो पॉज करिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करते हैं?
ऑन पेमेंट, खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं जब पेमेंट किया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑन बीइंग इनकर्ड, खर्चा जब हुआ, तो खर्चा हुआ ये किस में रिकॉर्ड करते हैं, ये अक्रूवल बेसिस में करते हैं, कैश बेसिस में जब पेमेंट किया तब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, इधर ए एंड बी, तो ये तो गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो अक्रूवल बेसिस अभी मैंने आपको बताया ना अक्रूवल बेसिस, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड किया जाता है, तो अभी मैंने बताया कि अक्रूवल बेसिस में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं ऑन बीइंग इनकर्ड, जब खर्चा हुआ तब रिकॉर्ड करते हैं, भले ही उसका पेमेंट हमने बाद में किया ये मैटर नहीं करता, बट जब कोई खर्चा हुआ है तब इसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इधर ए एंड बी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, आपको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है तो आप पहचान रहे होंगे कि दीज आर द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स है, इसमें एक फॉर्म सही है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी मेरी वीडियो है, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है या कह लीजिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल इक्वेशन है जो शो करता है कि एसेट लायबिलिटी के क्या होता है, बराबर, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ कैपिटल भी इसमें लिखा हुआ है, और मैंने तो इसमें अभी कैपिटल कहा ही नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा सा ये जो बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो यही है, ठीक है। लेकिन अभी इसका मैं थोड़ा सा और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म बताती हूँ। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में कहा है कि एसेट लायबिलिटी के बराबर होते हैं, ठीक है। लायबिलिटी मतलब टोटल क्लेम, ठीक है। अभी जो टोटल क्लेम होता है ये दो टाइप का होता है, या कह लीजिए लायबिलिटी दो टाइप की है। एक है इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो प्रोपराइटर है, जो ओनर है, उसने जो पैसा दिया है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या हुआ, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं ना, ओनर ने जो पैसा दिया है बिजनेस में हम उसको कैपिटल कहते हैं। और दूसरा आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी यानी जो बाहर के जो क्रेडिटर्स हैं उनको जो पैसा देना है, दैट इज आउटसाइड लायबिलिटी, तो हम इसको सिंपली लायबिलिटी ही कहेंगे, ठीक है। तो यानी इक्वेशन को अगर मैं और एक्सटेंड करूं तो इक्वेशन क्या बन गया, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बन गया। बेसिक इक्वेशन है कि एसेट और लायबिलिटी बराबर होते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो इक्वेशन क्या बन जाता है, इक्वेशन बनता है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि इसको रटने की कोशिश मत करिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एसेट तो कोई बोलता है एसेट प्लस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटी, कोई कहता है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, अगर डेरिवेशन पता है तो आप निकाल सकते हैं। बेसिक क्या है, एसेट लायबिलिटी के बराबर होता है। एसेट तो केवल एक ही टाइप का है लेकिन लायबिलिटी दो टाइप की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कैपिटल, एक्सटर्नल मतलब लायबिलिटी। तो पूरा इक्वेशन क्या बना, पूरा इक्वेशन बना एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। और जरा मैं इस लायबिलिटी को अगर इस तरफ ले आऊं तो क्या बना, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, यही बना। ये जो इक्वेशन है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये देखिए ये क्या है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जब मैं लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो इक्वेशन क्या बना, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, ये इक्वेशन बना। तो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। अब देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन सेकेंड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड सही है कि एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसेट, कोई फर्म है उसके एसेट के फिगर दिए हैं, लायबिलिटी के फिगर दिए हैं, कैपिटल के फिगर दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे तो केवल एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है ना,
ठीक है। और अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी हमने देखा क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, एसेट के फिगर दिए हैं, लायबिलिटी के फिगर दिए हैं, कैपिटल के फिगर दिए हैं, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन में फिट बैठेगा। ठीक है, तो आप जब एडिशन सब्सट्रैक्शन तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप जब इनको ऐड करेंगे, एसेट की जगह एसेट पुट करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन कर देती हूँ 7,85,000। ठीक है, ये जब आप पुट करेंगे, लाइबिलिटी की जगह 1,25,000 पुट करेंगे, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 6,60,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है। आप ऑप्शन सेकंड भी ट्राई करिएगा, वो फिट नहीं बैठेगा। थर्ड भी ट्राई करिएगा, फोर्थ भी ट्राई करिएगा, वो इस इक्वेशन में फिट नहीं बैठेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द मिसिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें आपको जो मिसिंग अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी सिंपल, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, या एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लायबिलिटी को आप इधर ले जाइए। ठीक है, तो क्या हुआ, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये आपको दिया गया है, आपको मिसिंग फिगर पता करना है। तो मिसिंग फिगर के लिए सिंपली एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। एसेट क्या है? 20,000, लायबिलिटी क्या है? 15,000, तो कैपिटल कितना होगा बताइए? ये तो मेरे ख्याल से 4th क्लास का स्टूडेंट भी बता देगा। ठीक है, तो कैपिटल कितना होगा? 5,000। तो एसेट और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का और राइट हैंड साइड इक्वेशन का बराबर हो गया, तो आंसर क्या होगा? 5,000। अगला देखते हैं, इधर क्या है? इधर मिसिंग है फिगर। इधर क्या है? 5,000 कैपिटल है, सॉरी 5,000 लायबिलिटी है, 10,000 कैपिटल है। तो एसेट कितने के होंगे? एसेट होंगे 15,000। क्यों 15,000 के होंगे? क्योंकि ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन का बराबर होता है। ठीक है, अगला थर्ड क्या है? 10,000 के एसेट हैं, 8,000 के कैपिटल है, तो लायबिलिटी कितने की होगी? लायबिलिटी होगी 2,000 की। क्यों 2,000 की होगी? तभी तो यहाँ पे पूरा टोटल आ जाएगा 10,000। लेफ्ट हैंड साइड तभी तो टोटल 10,000 होगा, और वो सॉरी राइट हैंड साइड 10,000 होगा, तभी वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इज 3,000। एक फर्म है, उसकी लाइबिलिटी है 3,000, कैपिटल प्रोपराइटर ने दिया है 7,000, तो आपको एसेट पता करना है। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पता है तो कर लोगे, नहीं पता है नहीं कर पाओगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, यही है अकाउंटिंग इक्वेशन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो लायबिलिटी दी है, हाँ दी है 3,000, कैपिटल दिया है 7,000, तो एसेट कितना होगा? एसेट होगा 10,000। ठीक है, तो यानी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में कंफ्यूजन है तो नहीं कर पाएंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया कि वो आया कहां से अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसेट ऑफ द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2018 आर 50,000। एक फर्म है, उसका एसेट 31 मार्च 2018 को कितना है? 50,000 का। कैपिटल कितना है? 35,000 का। तो आपको पता करना है लायबिलिटी ऑन दैट डेट, उस तारीख में ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी कितनी थी। किस तारीख को? 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी कितनी थी। ठीक है, अच्छा एक बात है, ये जो इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, ये जो इक्वेशन है हर डेट को ट्रू होता है। ठीक है, यानी किसी भी तारीख को आप ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वो कैपिटल के बराबर आता है। किसी भी तारीख की बात करें, चाहे 1 अप्रैल की बात करें, चाहे 31 मार्च की बात करें, दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू ऑन एवरी डेट। हर तारीख को ये इक्वेशन करेक्ट होता है। ठीक है, तो एसेट दिए गए हैं 50,000 के, कैपिटल है 35,000 का, तो लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसी इक्वेशन में पुट करिए, आप लायबिलिटी पता कर लेंगे। एसेट आपने यहाँ पे पुट किया 50,000, कैपिटल है 35,000, तो माइनस करेंगे तो लायबिलिटी कितने की आ जाएगी? लायबिलिटी आ जाएगी 15,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पता है तो कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2013 को विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। एक्स ने 1 अप्रैल 2013 को बिजनेस शुरू किया, कितना पैसा डाला, 6 लाख रुपए। फिर 31 मार्च 2014 को, यानी फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हुआ 31 मार्च 2014 को, उसके एसेट थे 8 लाख के, लायबिलिटी थी 50 लाख की। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल पता करना है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल पता करना है, इसका मतलब 31 मार्च 2014 को कितना कैपिटल है ये पता करना है। ठीक है, तो मैंने बताया ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू ऑन एवरी डेट, हर तारीख को ये इक्वेशन सही मतलब करेक्ट होता है। ठीक है, तो 31 मार्च यानी क्लोजिंग बैलेंस के दिन 31 मार्च 2014 को भी ये इक्वेशन सही होगा। ठीक है, तो उस तारीख को भी क्या होगा, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल होगा। तो एसेट 31 मार्च 2014 को कितने के हैं, 8 लाख के हैं। ठीक है, लायबिलिटी कितने की है, लायबिलिटी है 50,000 की। तो दोनों को माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 7,50,000, यानी 31 मार्च 2014 को ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो कितना था, वो था 7,50,000। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट, यहाँ पर ये जो ओपनिंग कैपिटल दिया है 1 अप्रैल को जब प्रोप्राइटर ने बिजनेस शुरू किया, तब भले ही चाहे जितना कैपिटल दिया हो, ठीक है, यहाँ पे उसको नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल यानी 31 मार्च को कितना कैपिटल था। तो 31 मार्च को कैपिटल पता करना है, तो 31 मार्च को एसेट कितने थे, 31 मार्च को लायबिलिटी कितनी थी, इनको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट कि 31 मार्च को कैपिटल कितना था। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डेबिट मीन्स, डेबिट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फिर से बोलूंगी कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट करके मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है रूल का, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार वो वीडियो देख सकते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है, तो आपको बता दूं, डेबिट और क्रेडिट का एज सच कुछ भी मतलब नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, डेबिट मतलब क्या होता है, डेबिट मतलब सिंपली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अगर कोई अकाउंट है तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है दिस इज डेबिट, राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है। डेबिट मतलब सिंपली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट इंक्रीज या डिक्रीज शो कर सकते हैं। ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये इंक्रीज या डिक्रीज शो करते हैं, बट डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ अकाउंट क्या है। ये जो अकाउंट है उसका टाइप क्या है, उसके बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट इंक्रीज या डिक्रीज शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने वहां पे बताया था आपको टाइप ऑफ अकाउंट, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो दो बेसिस होते हैं अकाउंट को डिवाइड करने के। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बताइए कौन कौन से अकाउंट होते हैं। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट्स को अगर डिवाइड करना है तो 2 तरीके हैं, 2 बेसिस दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के। एक बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग अकाउंट 3 टाइप का होता है। ठीक है, फिर एक दूसरा बेसिस भी मैंने बताया था जिसके अकॉर्डिंग अकाउंट 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो 5 टाइप के जो अकाउंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 5 टाइप के अकाउंट। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है एसेट अकाउंट। ठीक है, एक होता है लायबिलिटी अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, एक होता है इनकम अकाउंट। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और इनकम कहिए चाहे कहिए रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, तो ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में उस लेक्चर में डिस्कस की है, आप एक बार देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने बताया था कि एसेट अकाउंट, अगर एसेट अकाउंट है, ठीक है, तो एसेट अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे हम करते हैं डेबिट। ठीक है, और एसेट अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, और अगर लायबिलिटी अकाउंट है तो लायबिलिटी अकाउंट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लायबिलिटी अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको करते हैं डेबिट, और इंक्रीज हो रहा है तो उसको करते हैं क्रेडिट।
ठीक है। और अगर कैपिटल अकाउंट की मैं बात करूं तो कैपिटल अकाउंट एकदम लायबिलिटी अकाउंट की तरह होता है कि अगर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको करते हैं डेबिट, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में उस लेक्चर में डिस्कस की है, तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकें। तो अब बताइए डेबिट मतलब क्या है? डेबिट मतलब इंक्रीज इन एन एसेट, इंक्रीज इन एन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एन एसेट और इंक्रीज इन प्रोप्राइटर कैपिटल। तो चलिए देखते हैं डेबिट मतलब क्या है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटी तो क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होता है। ठीक है, और प्रोप्राइटर की इक्विटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो भी क्रेडिट होता है, अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो वो भी क्रेडिट होता है। तो डेबिट मतलब क्या होता है? डेबिट मतलब होता है इंक्रीज इन एन एसेट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्या है क्वेश्चन, क्रेडिट मतलब क्या होता है? तो क्रेडिट मतलब आप यहाँ पे मैंने ये आपको थोड़ा सा रूल बताया, तो यहाँ से देख करके आप बताइए आंसर क्या होगा। तो क्रेडिट मतलब होता है इंक्रीज इन एन एसेट। क्या इंक्रीज इन एन एसेट होता है? तो इंक्रीज इन एन एसेट इज डेबिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये दिस इज द आंसर। क्रेडिट मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। डिक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी, तो डिक्रीज इन प्रोप्राइटर इक्विटी डेबिट होता है। तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट अगर लायबिलिटी बढ़ रही हो तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, और एसेट अगर बढ़ रहा हो तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और अगर लायबिलिटी बढ़ रही हो तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। लेजर को क्या कहा जाता है? इट्स अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री और नन ऑफ दीज। तो जब मैंने लेजर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ, आंसर क्या होगा? लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जो लेजर है उसको कहा जाता है इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन हैं जो आपने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं उनको फाइनली पोस्टिंग उनकी की जाती है, उनको ट्रांसफर किया जाता है जर्नल से। कहाँ पे? जर्नल से ट्रांसफर किया जाता है लेजर में। ठीक है, तो फाइनली एंट्री कहाँ ट्रांसफर की जाती है? जर्नल से लेजर में की जाती है, उनकी पोस्टिंग की जाती है। तो इसीलिए लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को कहा जाता है इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट है। ये जो लेजर है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो हम लेजर से ही बनाते हैं। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो हम लेजर से ही बनाते हैं, और आगे चल के ट्रायल बैलेंस से ही जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, अकाउंट्स में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जैसे पीएल अकाउंट, जैसे बैलेंस शीट, ठीक है, हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो हम कहाँ से बनाते हैं? वो हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से। और ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से। ठीक है, इसीलिए लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेजर। तो लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि फाइनली ट्रांजेक्शन जर्नल के बाद लेजर में यहीं पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लेजर अकाउंट कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? तो ये तो मैंने अभी बताया। क्या इवेंट से प्रिपेयर किया जाता है? नहीं। ट्रांजेक्शन से प्रिपेयर किया जाता है? नहीं। कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? जर्नल से। सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रायल बैलेंस शोज। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बट उन ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बता देती हूँ। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर लेजर। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या बनाते हैं? सबसे पहले अकाउंटिंग में हम बनाते हैं, बताइए क्या बनाते हैं? सबसे पहले अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन जर्नल में। ठीक है, ये मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो है जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कहाँ की जाती है? उसके बाद ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग की जाती है लेजर में। ठीक है, और उसके बाद लेजर से हम क्या बनाते हैं? लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस।
ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस से बनता है जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, वो उसके बाद बनता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही थी, तो जितने भी ट्रांजेक्शन है जर्नल के बाद आपने सारे ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर दी लेजर में, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। लेजर अकाउंट बना लिया, फिर लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और लेजर अकाउंट को जब बैलेंस करते हैं तो जितने भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आते हैं, ध्यान से समझिएगा, लेजर अकाउंट को जब बैलेंस करते हैं तो जितने भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आते हैं उनसे आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझ तो लीजिए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं, उनसे हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस शो, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ दीज। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस शो करता है, ये केवल क्रेडिट बैलेंस या केवल डेबिट बैलेंस नहीं शो करता है, इट शोज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन्हें क्या हम वीकली रिकॉर्ड करते हैं, या महीने के अंत में रिकॉर्ड करते हैं, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, या एनी ऑफ दीज। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है मैं बता चुकी हूँ, इट इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जिस सीक्वेंस में कोई भी ट्रांजेक्शन अकर कर रहा है उस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर इज अ बुक इन विच, लेजर वो बुक है जिसमें रियल एंड नॉमिनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, रियल एंड पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कि रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल तीनों मेंटेन किए जाते हैं। तो लेजर इज अ बुक इन विच ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन। लेजर वो बुक है जिसमें तीनों टाइप के अकाउंट भी मेंटेन किए जाते हैं। क्यों केवल रियल या नॉमिनल को किया जाएगा, या क्यों केवल रियल या पर्सनल को किया जाएगा। हमने पढ़ा है अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, और तीनों टाइप के अकाउंट लेजर में हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था मेरे लेक्चर का, और मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इज दिस लेक्चर और वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू और नॉट। सो कीप कमेंटिंग, और अगर वीडियो यूजफुल लगे ना तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। सो चलिए लेक्चर आज का मैं वाइंड अप करती हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।